जय हिंद दोस्तों। आपको बताएंगे जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के अधिकार। अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के अधिकार, इसके हम पॉइंट पहले पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं और इनको जो है अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकार जो कुछ होते हैं, संवैधानिक अधिकार ये क्या होते हैं, सामाजिक अधिकार और शैक्षिक अधिकार, सेवा अधिकार, राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार, है ना। ये 5 पॉइंट होते हैं जिसमें हम पिछले वीडियो में सामाजिक अधिकार को भली भांति समझा चुके हैं। अब बारी आती है शैक्षिक अधिकार की। शैक्षिक अधिकार क्या होता है या आर्थिक अधिकार क्या होता है, इसके बारे में पीछे हमने वीडियो में बताया था, शॉर्टकट में बता दिया था। लेकिन अब जानने की बारी है कि इसको विधिवत पूरा लॉन्ग तरीके से अच्छे से इसको परिभाषा सहित इसको समझिए। तो शैक्षिक व आर्थिक अधिकार क्या होते हैं। शैक्षिक व आर्थिक अधिकार मतलब है, नंबर 1 क्या है, इसमें पॉइंट दिया गया, शोषण व अन्याय से बचाया जाएगा। शोषण व अन्याय से बचाया जाएगा का मतलब क्या है कि जो अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण न किया जाए। शिक्षा के माध्यम में किसी भी प्रकार का शोषण न किया जाए और उनको भली भांति जैसे सबको शिक्षा दी जाती है उनको भी शिक्षा का एक प्रावधान बनाया गया, जो कि आर्टिकल 46 में बाकायदा इसमें दर्शाया गया है कि इनको किसी भी प्रकार का शोषण व अन्याय इनके साथ ना किया जाए। क्योंकि इनकी जो शैक्षिक स्थिति अगर डाउन करेंगे तो आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। जब शैक्षिक स्तर बढ़ेगा तो आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट दिया गया, उन्नत के लिए विशेष शक्ति। उन्नत के लिए विशेष यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया। उनके लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया कि जो उनकी उन्नत के लिए, उन्नत के मतलब एक सर्विस के लिए या उनके आगे बढ़ने के लिए जो है उनके लिए एक विशेष शक्ति दी जाए। विशेष शक्ति किस प्रकार से दी जा सकती है। मान लीजिए उनको पढ़ने लिखने का उतना उनके पास पैसा नहीं, पढ़ने लिखने के लिए उनके पास क्या है, पैसा नहीं है। पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो आप उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे। उनके लिए शिक्षा सस्ती कर दी जाए, उनके लिए एक आरक्षण बनाया जाए, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आर्टिकल 15 में सब बता दिया गया। उनके लिए एक विशेष रूप से छूट दी जाएगी उनको कि ये लोग आगे पढ़े लिखे और आगे बढ़ सके, यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग। तो इनके लिए एक विशेष शक्ति बनाई गई जो कि आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तीसरा पॉइंट आता है सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान। हाँ, अब एक और बात आती है कि मान लो कोई भी बड़े कॉलेज में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जो पढ़े लिखे कम हैं या मतलब पढ़े लिखे हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है कि उसमें एडमिशन करा सके, तो उनके लिए क्या चाहे सरकारी हो और चाहे वो गैर सरकारी, नहीं चाहे वो आपका सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, उसमें प्रवेश के लिए एक विशेष प्रावधान किस प्रकार का कि उनको एक छूट दी जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। कि मान लीजिए कि अगर अदर कैटेगरी का जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनका क्या है, अगर 2 लाख में एडमिशन हो रहा है तो इनका 50,000 में एडमिशन, मतलब एक हम बात बता रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। लेकिन ऐसा ही ये बताया गया कि आर्टिकल 15 में, ये भी बताया गया था भाग 5 में कि आर्टिकल 15 में कि इनके लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा और इनकी पढ़ाई किसी भी यानी पैसे के लिए, आर्थिक दिक्कत के लिए इनके लिए नहीं रोकी जाएगी और इनके लिए एक आरक्षण दिया जाए, चाहे वो उम्र में हो और चाहे वो पैसे के मामले में हो। यानी जब अगर वो 35 साल तक आप जो है सर्विस कर सकता है, 35 साल की नई सर्विस ज्वाइन कर सकता है, तो ये SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के वो लोग क्या है 40 तक ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से नए नए संस्थानों में, और इसमें आपका जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और उसके लिए भी एक प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। तो संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई उनको रोका टोका ना जाए, है ना। फिर आता है सेवा अधिकार। सेवा अधिकार क्या है, सेवा अधिकार क्या होता है कि सेवा में आरक्षण की शक्ति, यानी जो अनुसूचित जाति यानी सेवा का अधिकार बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है शैक्षिक अधिकार, हमने बता दिया। और जो सेवा का अधिकार है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेवा अधिकार या सुरक्षोपाय आप कह सकते हैं, है ना। और इसको जो है अगर समझ में ना आए तो इसको जो है थोड़ा समझने की कोशिश करना, वहाँ पे पेन लेकर के बैठना, जिसको नोट भी करते रहना, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, कुछ जब आप ये ध्यान रखना हमेशा,
कोई भी चीज़ आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसको सामने मतलब एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और पॉइंट में उसमें अपने आप से जो परिभाषा बनाएंगे उसको आपको कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि जब पॉइंट लिख लोगे ना तो पॉइंट लिखने से क्या, जब परिभाषा अपने आप बनाओगे तो उसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि वो परिभाषा आप, और सबसे बड़ी चीज़ है कि समझना है, पॉइंटों को समझना है। जब पॉइंट आप समझ जाएंगे तो परिभाषा तो आप बना ही लेंगे, है ना, परिभाषा तो आपकी बन ही जाएगी। सेवा का अधिकार है, उसके बारे में नहीं कि सेवा में आरक्षण की शक्ति, यानी कोई भी प्रोन्नत है, कोई भी प्रोन्नत है, प्रोन्नत या आप सर्विस कह सकते हैं, यानी कोई भी सर्विस में ज्वाइन करना चाहता है जो एससी या एसटी कैटेगरी का, एससी या एसटी कैटेगरी का है, वो अगर इसके लिए ज्वाइन करना चाहता है एससी या एसटी कैटेगरी का, तो उसके लिए एक सेवा में प्रावधान के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आरक्षण का मतलब उसको उम्र सीमा की छूट दी जाए, और उनके फीस में भी, जो हमने बात बता चुके, उनके फीस में भी एक प्रकार से उनको छूट दी जाए, जो कि वो आगे चल के अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 16 में आपके चौथे भाग के ए पॉइंट में दिया गया है। यानी उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई उनके साथ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि वो आगे अपनी पैसे के मामले से या किसी और वजह से वो अपनी पढ़ाई रोक सके, उनके लिए उनकी सुरक्षा की जाए, तो आर्टिकल 15 में बताया गया है। दूसरा पॉइंट आता है, इनके विचारों को प्रभावशाली माना जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के बाद भी, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग यानी जो यूपीएससी है उसके बाद भी अगर कोई भी चीज नियुक्त की जा रही है, कोई भी नियम लागू किया जा रहा है, कोई भी प्रावधान बनाया जा रहा है, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज ये है इसमें कि जो इनके प्रभाव हैं, जो इनके विचार हैं, इनके दावे हैं, उनको आखिरी बार प्रभावशाली माना जाएगा, उनको ही शक्तिशाली माना जाएगा या प्रभावशाली माना जाएगा। इसमें यूपीएससी का भी कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इनकी बात कटेगी तो दिक्कत है, क्योंकि इनकी बात को पूरी तरीके से वहां पे रखा जाएगा। और इस आप लोग चाहे वो नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा की नियुक्ति कर रहे हों या आपके राज्य की कोई सर्विस है उसकी नियुक्ति कर रहे हों, तो इनके विचारों को प्रभावशाली माना जाएगा। यूपीएससी ने इसलिए कह दिया इसमें कि यूपी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, लोक संघ आयोग, तो उसमें क्या है, इस चीज को अगर वो बना रहा है, उसके लिए सर्विस कोई तैयार कर रहा है, उसके लिए कोई नियुक्ति बनाई जा रही है, कोई युक्ति तैयार की जा रही है, तो उसमें लास्ट चांस इनके विचारों को प्रभावशाली माना जाएगा, जो कि 335 अनुच्छेद 335 में बताया गया है ना, अनुच्छेद 335 में बताया गया। ये पॉइंट नोट करते रहना, समझ लेना, बस 4-4 5-5 लाइन एक पॉइंट में 3-3 लाइन 4-4 लाइन लिख दो, आराम से आपका पूरा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इनके दावे व विचार करते समय किसी भी परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज इसमें बताई गई कि इनके जो दावे, इनके जो विचार होते हैं, यानी लोक संघ उत्तर प्रदेश लोक संघ मतलब या ये यूपीएससी जो है, यूपीएससी आपकी लोक संघ आयोग, तो लोक संघ नियुक्तियां जब की जाती हैं तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, इनके दावों का विचार करते समय लोक संघ आयोग भी इस पर, उसकी भी मतलब लोक संघ आयोग की भी कोई परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। इनके विचार ही लास्ट विचार यानी आखिरी दावे माने जाएंगे, ऐसा जो बताया गया अनुच्छेद 320 में बताया गया, अनुच्छेद 320 में बताया गया है, ऐसा अनुच्छेद 320 में बताया गया है। मान लीजिए थोड़े थोड़े हमने 1-2 लाइनें लिख दी हैं, और आप जब अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा से आप कोई भी परिभाषा तैयार करते हैं तो वो परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अन्यथा किताबी ज्ञान तो बहुत है, किताबी ज्ञान बहुत है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। और मेन देखो इसमें ये तो अलग चीज हो गई, सबसे मेन पॉइंट है कि इन पॉइंटों को तैयार कर लो, परिभाषा ऑटोमेटिक अपने आप तैयार कर दोगे। जब इनको कायदे से, तरीके से, अच्छे से एक प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तब ये समझ में आएगा। तो इनको पॉइंट हमने बहुत शॉर्ट में बताया था, इसको हमने बता दिया है, और इस चीज को समझो और समझ करके अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको परिभाषित करो, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। तो हमने बता दिया शैक्षिक व आर्थिक क्या होता है, शोषण व अन्याय से बचाएगा, अनुच्छेद 46 में दिया गया, हमने आर्टिकल भी लिख दिए हैं।
और इसमें उन्नत के लिए विशेष प्रावधान, यानी किसी भी चीज के लिए उन्नत के लिए विशेष एक प्रावधान बनाएगा, जो कि आर्टिकल 15 बता दिया है। सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रावधान, इनके लिए विशेष प्रावधान बनाया जाएगा, विशेष नियम बनाए जाएंगे, विशेष आरक्षण दिया जाएगा, विशेष छूट दी जाएगी, यानी उम्र की हो, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे पैसे टके के मामले में हो, हर तरीके से इनको छूट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से ही भूमिहीन हैं, पहले से ही ये लोग भूमिहीन हैं, इनके पास भूमि नहीं है या इनके पास पिछला बैकअप नहीं है, तो इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए संविधान में ये सब चीजें बताई गई हैं, जो कि आर्टिकल 15 में बताई गई। वही सेवा का अधिकार है, सुरक्षित पाए, सेवा में आरक्षण की शक्ति दी जाएगी, यानी उनको एक आरक्षण भली भांति जितने % उनको आरक्षण मिलता है उतना उनका हक मिलना चाहिए। इनके विचारों का प्रभावशाली माना जाए, इनके विचारों को क्या है, एक प्रभावशाली, अगर इनके विचार हैं तो उनको एक उस पर मतलब है कि उस पर बैठक करके उस पर बात पर रिएक्शन दिया जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और फिर आता है इनके दावे व विचार करते समय किसी भी परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, यानी इनके अगर विचार हैं तो वही सर्वमान्य विचार माने जाएंगे, जो कि आर्टिकल 320 में बताया गया है। जय हिंद दोस्तों।